नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायबरेली को सीएम योगी ने 879 करोड़ की दी सौगात, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, एएसआई के वजू खाने का सर्वे कराए जाने की मांग। पुणे के गूंज कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होता है हिंसा का इस्तेमाल, 80% महिलाएं करती हैं उत्पीड़न का सामना। सावन का आज आखिरी सोमवार, शिवालयों से सुबह से ही श्रद्धालुओं की लगी भीड़, हर हर महादेव का उद्घोष। मानसून का जोर जारी, दिल्ली, यूपी, एमपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने बहनों को दी सौगात, महिलाओं के लिए 2 दिन रेलवे सफर रहेगा मुफ्त, कहा रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह विश्वास सुरक्षा संकल्प पर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बाराबंकी से खबर, जहां पर भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष का तालाब में मिला शव, 2 दिन से लापता भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष का शव मिला है। राजरपुर गांव में तालाब से बरामद हुआ इंद्र प्रसाद वर्मा का शव। करीब 50 वर्षीय इंद्र प्रसाद वर्मा भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष थे। 2 दिन से घर से लापता थे, परिजन कर रहे थे तलाश। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का सही कारण। नवपदस्थ कलेक्टर एवं आईएएस अधिकारी श्रीमती जयश्री जैन ने सोमवार को शक्ति कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने और आमजन के कार्यों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। श्रीमती जयश्री जैन शक्ति जिले की तीसरे कलेक्टर के रूप में सेवाएं देंगी। इससे पहले वो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ थी। अमरोहा में पूर्व गन्ना समिति अध्यक्ष बॉबी भगत सिंह ब्रजघाट से गंगा जल लेकर पहुंचे। उन्होंने पीडीए के समर्थन में 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कामना को लेकर शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। पूर्व एमएलसी परवेज अली ने बॉबी भगत सिंह का स्वागत किया। इस दौरान सपा नेताओं ने पीडीए के जरिए दबे कुचले और शोषित समाज को बढ़ावा देने की बात कही और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई। अरे बोले रहने दो गले में। अरे साहब का पहले, फिर चेयरमैन साहब का, फिर हमारा बॉबी भाई के। आज हम सारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने पीडीए के नाम पर बॉबी भगत सिंह, जो गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो और उनके बहुत सारे साथी गंगा जल लेकर आए
अपनी तमन्नाओं, अपनी ख्वाहिशों और अपने निजी परिवार के लिए दुआओं के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी दुआ मांगी कि 2027 में प्रदेश की जनता ईश्वर के करम से, अल्लाह के करम से समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाए, ताकि अन्याय जो हो रहा है उसका खात्मा हो सके। एटा में सरस्वती विद्या मंदिर जेटी रोड प्रबंधन पर मनमानी फीस वसूली, एडमिशन में कथित अनियमितता और प्रवेश के दौरान दान के नाम पर रकम लेने के आरोप लगे हैं। शिक्षक और अभिभावक कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे और 10 सूत्रीय ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में कई शिक्षकों की सेवाएं योजनाबद्ध तरीके से समाप्त की गई। ज्ञापन में गरीबी व सजातीय छात्रों को कथित लाभ, फीस माफी, लेट फीस, एडमिशन प्रक्रिया, नियुक्तियों और वेतन भुगतान की जांच के साथ ही शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार के सेवा अभिलेख और नियुक्ति दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जनपद एटा के अभी मेरी मौजूदगी है धरना स्थल पर, जहां पर कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर है, उसके खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं किस तरीका का विरोध प्रदर्शन है और आखिर जानकारी क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश राजपूत है जी। और मैं सरस्वती विद्या मंदिर के खिलाफ नहीं, सरस्वती विद्या मंदिर में जो षड्यंत्रकारी, जातिवादी, अन्यायवादी नीतियां जो चलाने वाले लोग बैठ गए उनके खिलाफ बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों बैठे हुए हैं? उन लोगों के द्वारा मनमाने तरीके से अपने घर के लोगों को हटाकर, माने रिटायरमेंट के बाद भी विद्यालय में रखना, और जो नौजवान सही तरीके से काम कर रहे हैं, विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर उनको विद्यालय से हटाना। जिस तरीके से आप धरने पे बैठे, किसी अधिकारी से आपने मतलब इसकी शिकायत करी कि जिलाधिकारी हो या मतलब अधीनस्थ कोई अधिकारी हो शिक्षा विभाग संबंधित, उनसे कोई शिकायत की गई? मैं लगातार अप्रैल मई जून में मंडलायुक्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, DIOS महोदय से लगातार शिकायतें कर रहा हूँ, जन सूचनाएं डाल रहा हूँ, नोटिस मैंने भेजे। आज तक किसी भी मेरी शिकायत का, मेरे नोटिस का जवाब विद्यालय ने संतोषजनक नहीं दिया है, जबकि गुमराह करने वाला, अपने अनुसार फंसाने वाले जवाब दिए हैं। मेरी नौकरी से संबंधित तमाम डॉक्यूमेंट्स विद्यालय में मेरे हैं, उसको भी वो नहीं दे रहे। आपको किस डेट में हटाया गया? 31 मार्च 2026 को मुझे विद्यालय से बिना किसी कारण के हटा दिया। कोई मतलब आपको नोटिस जारी किया गया कि हटाने से पूर्व में कोई नोटिस जारी किया गया हो? कोई मुझे नोटिस जारी नहीं किया गया। इन लोगों ने अचानक मुझे जो है 10 मार्च को अचानक एक नोटिस जो है कई सारे टीचरों को सर्व किया कि इस पर आप साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम करते हैं। और उस पर डेट इन्होंने 1 मार्च की डाल दी और 31 मार्च को मुझसे केवल मेरे अकेले से इन्होंने कह दिया कि आपको अभी कल से स्कूल नहीं आना है। अच्छा, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जांच चल रही है उसमें जांच की जाए और जो भी तथ्य सामने आए उसकी वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से घटनाएं होना और जिस तरीके से इनका आरोप है, आरोप के तहत जो भी जाँच सामने आती है, आखिर किस तरीके से कार्रवाई होती है, एटा के जिलाधिकारी के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। एटा से ज्ञानेश कुमार, के इंजोटिया। उत्तर प्रदेश के बांदा से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई। देहात कोतवाली क्षेत्र के अरबाई गांव में नाले में नहाने गए 2 मासूम बच्चे गहरा पानी में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में एक बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बच्चे का शव नाले से बरामद किया गया है। हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ। छब्बीस को जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत ग्राम अरबई में दोपहर 12 बजे 2 बच्चे जो कि पास के नाले में नहाने गए थे, उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तुरंत उससे कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की सहायता से एक बच्चे को बचा लिया, जबकि दूसरे बच्चे की डूबने के कारण दुखद मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसा हो गया कि बच्चे खेलते रहे हैं और यहाँ सब जगह जल भराव है।
इस कारण से वो जो है उसका पैर फिसल गया और फिसल करके वो नाले में गहराई में चला गया और डूब गया। बचाने भी गए लोग, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। इस तरीके से समस्या। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था मोहित पाल। मोहित पाल। हाँ, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय जो है मुन्ना पाल था। ये नहीं खत्म हो गए। उनकी माता बजीबा से और उनकी छोटी सी बहन है उनकी। भूल गया। कितनी उम्र होगी उसकी? 10-15। कितना पढ़ता था? पढ़ाई का तो 4-5 साल लग गया। अच्छा। और कितने लड़के थे? लड़की नहीं, वहाँ पे कितने लड़के गए थे नहाने वहाँ की 3-4 लड़का बूढ़ गया है। लड़का खेलत रहे नहात रहे पढ़त रहे बूढ़ गया। भूल गया। कितने बच्चे थे वहाँ पे? 3 लड़के। तो दो बच गए। हाँ, 2 बच्चे। एक भूल गया। एक बूढ़ गया। जो भूल गया उसका क्या नाम है? मोहित। मोहित नाम है। कितनी उम्र होगी उसकी? 12 साल। नाला में डूब गया। फर्रुखाबाद में श्रावण मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर गंगा स्नान और कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर और पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह ने पांचाल घाट व पुल पर पहुंचकर पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा, आवागमन, बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और गंगाजल भरने के प्रबंधों की बारीकी से समीक्षा की है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण और यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आज क्योंकि आखिरी सोमवार है तो आज श्रद्धालुओं की भीड़ है, उसी के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर सभी क्योंकि भीड़ ज्यादा है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है, पानी में बोट्स पे पेट्रोलिंग की जा रही है और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था है, लाइट्स की व्यवस्था है और लगातार पीए सिस्टम पर अनाउंस किया जा रहा है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। बाराबंकी में सावन के अंतिम सोमवार पर राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने टिकैतनगर के नगर स्थित 100 वर्ष पुराने बागेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विधि विधान से पूजन कर शिलान्यास किया है। 50.56 लाख रुपए की लागत से मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। जीर्णोद्धार की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं में खुशी है। वहीं बाढ़ राहत केंद्र पर कोठारी गौरिया के 500 ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी सिलौरी गौसपुर अनिल सरोज मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र से 22 अगस्त को बिना बताए घर से निकली 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्काल छानबीन शुरू की थी। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने तीनों बच्चों को तलाश लिया। पुलिस अब तीनों को दिल्ली से बलिया ला रही है। आठ 26 को थाना गढ़वार में सूचना मिली कि 3 गांव हथौड़ी की 3 नाबालिग लड़कियां मेघा, खुशी और बबली 22/8/26 को सुबह बिना घर वालों को बताए कहीं चली गई है। इस संबंध में परिजनों की सूचना पे तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस टीम का गठन करके तत्काल उपरोक्त लड़कियों की गिरफ्तारी प्रयास हेतु प्रयास स्टार्ट किए गए। इस संबंध में थाना गढ़वार पुलिस को सफलता मिली, जिसके तहत दिल्ली रेलवे स्टेशन से तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है और जो पुलिस की टीम है उन्हें वापस बलिया लेके आ रही है। पढ़ने गई थी या क्या करने के साथ
इस संबंध में जैसा कि लड़कियां वापस आ रही है, इस संबंध में लड़कियों से पूछताछ की जाएगी और अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली वासियों को जहां 889 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, वहीं अपने स्पीच में राहुल गांधी व अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय राय पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राणा बेनी माता बख्श सिंह ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। वहीं स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही राणा बेनी माता बख्श सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने 222वीं राणा बेनी माधव सिंह की जयंती पर आज माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने जो नए निर्मित ऑडिटोरियम है उसका आज उद्घाटन किया और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए रायबरेली सांसद राहुल गांधी पे जम करके जो है हमलावर हुए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पे भी हमलावर हुए हैं और देखा गया है कि सावन महीना चल रहा है तो वहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पे भी हमलावर हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कई कार्य योजनाओं को उन्होंने यहाँ पे आज लोकार्पण किया। लगभग 800 करोड़ से अधिक की जो परियोजना है उसका शिलान्यास किया है। ये देख सकते हैं, ये जो शिलापट है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पे आज लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है। बताया जा रहा है कि जिसमें सदर विधानसभा, हरचंदपुर विधानसभा और बक्सावा विधानसभा है, उनमें कार्य योजनाओं का ये शिलान्यास किया गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे भाजपा के नेता, इनसे हम जानेंगे कि आखिर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, क्या कुछ कहा और क्या देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री रायबरेली पहुंचे थे, क्या कहेंगे आज इनको दौरे को लेकर के? आज बहुत ही गौरवशाली दिन था, बहुत ही आज तो एक सोमवार, आखिरी सोमवार, सावन के माह का आखिरी सोमवार था। दिन भी बहुत अच्छा। आज भोलेनाथ की इस पावन धरती पर विरासत का सम्मान, विकास की रफ्तार, नए यूपी में रायबरेली का नया अवतार के तहत आज हमारे यशस्वी इस उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आज रायबरेली की इस पीरापासी की धरती पर और आज यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने 879 करोड़ की लागत का शिलान्यास और लोकार्पण किया। क्या कहेंगे, दौरा कितना मान्य रखता है, क्योंकि आज वीरापासी की जयंती भी है, कितना दौरा आज का मान्य था? निसंदेह वीरापासी जी का योगदान रायबरेली की राजनीति में बहुत रहा है और आज हमारे बैसवारा समाज के स्वतंत्रता से देखिए आज जिस प्रकार देखा जाए तो रायबरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उनका दौरा आज काफी मान्य इस बार रखता है क्योंकि देखा जाए तो अब 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, तो उसको लेकर के जो है ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं दौरा समाप्त करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के जनसभा खत्म करके पुलिस ग्राउंड के लिए रवाना हो चुके हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल हाजिर होता है। खबरों का सारथी। खबर कानपुर से है, जहां श्रावण मास के चौथे व अंतिम सोमवार पर कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने मंगलपुर, रूरा और रसूलाबाद क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थलों और मार्गों का भ्रमण व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। एसपी ने मिंडा कुहा, तिराहा, बनीपारा और बाबा धर्मगढ़ मंदिर पहुंच करके श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात बैरिकेटिंग और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया है। बाबा धर्मगढ़ मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और भीड़ पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आकस्मिक स्थिति में तात्विक तौर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी बात कही। खबर अमरोहा से है, जहां सावन के अंतिम सोमवार और पावन अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने प्रसिद्ध श्री
देव तीर्थ स्थल पहुंच करके भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया और विशेष पूजा अर्चना करी। वहीं पर जिलाधिकारी ने बताया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में साफ सफाई, पानी पीने के उचित प्रबंध और रोशनी और बुनियादी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं प्रशासन अधिकारियों इन लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मंदिर और संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गए। भक्तों की भारी भीड़ को संभालने और सुरक्षित माहौल को सुगम दर्शन कराने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पूरी तरह से चौबंद रखा गया है। आज भी जन सुनवाई की गई थी और इसमें अभी तक करीबन 70 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है, संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें कि किसी तरह की मांग थी, जिस तरह से जैसे सड़क की मांग हो या फिर लाइन शिफ्टिंग की मांग हो, उसके लिए प्रस्ताव बनाने को बताया गया है। इसके साथ ही CM हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है और सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक सभी 36 डेज से ऊपर की शिकायतों का निस्तारण जो है कंप्लीट हो जाए, कोई पेंडेंसी न रहे। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक करीबन 120 ऐसी शिकायतें में कमी आई है और प्रत्येक विभागवारी समीक्षा करने पर सभी विभागों ने आश्वस्त किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं से बात करते हुए उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से करेंगे। खबर भागलपुर से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध सुल्तानगंज शिवरणी मेला में चौथे सोमवार के अवसर पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं सुबह से ही प्रसिद्ध अजैबीनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर हर महादेव के जयघोष पर पूरे कांवड़िया क्षेत्र गूंज रहा है। वहीं दूर दूर से आए कांवड़ियों और शिव श्रद्धालुओं ने बाबा गोपीनाथ के दर्शन करके वहां पर एक गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर बिहार और झारखंड की नदियों के प्रभाव से गंगा नदी में जलस्तर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहा है। वही बैरिकेडिंग के जरिए भीतर ही सुरक्षा तरीके से स्नान करने की अपील की गई है और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुस्तैदी कर रहे हैं और निगरानी बनाए हुए हैं। घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है ताकि कांवड़ियों को जल भरने और स्नान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़ा अजगबीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर। अजगबीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी में बोल रहा हूँ। बाबा अजगबीनाथ का सभी के ऊपर आशीर्वाद है और बिहार राज्य सरकार का जो है धरोहर है और गंगा माई का गोद में है महादेव, उनकी बड़ी कृपा है और गंगा मैया का आशीर्वाद है, महादेव कृपा है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये सावन का चौथा सोमवारी चल रहा है अभी और भीड़ लगातार मतलब आ रहा है लेकिन नियंत्रित है और हम लोगों के भी पुलिस प्रतिनियुक्ति है वो लगे हुए हैं। सब लोग सभी स्थान पे हमने दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट स्थान पे मंदिर में भी और घाट पर भी जो बैरिकेडिंग्स वगैरह है इसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि कोई श्रद्धालु बैरिकेडिंग के आगे कोई जाकर के डुबकी ना लगाए, बैरिकेडिंग के पीछे ही लगाए। इसके लिए हमारी SDRF की टीम भी तैनात है, लगातार मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग कर रही है। भी धाम मंदिर के परिसर के आगे हैं। देखा जाए जिस तरह से ये गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान से बढ़ रही है, घट बढ़ रही है गंगा, इसको लेकर यहाँ पे मंदिर परिसर में प्रशासन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, माइकिंग के द्वारा किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु आए हैं बैरिकेडिंग के अंदर गंगा में स्नान करें और सुरक्षित से स्नान करके पूजा अर्चना करें। मैं बताना चाहता हूं जिस तरह से गंगा का रूप अवतार दिखने को मिल रहा है, इसे आप देख सकते हैं। नमामि गंगे घाट हो या श्री घाट, इसके लेकर सारी सुविधा जो प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन बार बार जो है यहाँ पे जो है माइकिंग द्वारा किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं सुरक्षित स्नान करें, बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाए।
अगली खबर अमरोहा से है, जहां सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने प्रसिद्ध श्री वासुकी देव तीर्थ स्थल पर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक किया और विशेष पूजन अर्चन किया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में साफ सफाई, पीने के पानी और उचित रोशनी की बुनियादी सुविधाओं का पुख्यात इंतजाम किया गया है। वहीं पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार इन व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इनके साथ ही मंदिर और संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को संभालने और सुरक्षित माहौल में सुगम दर्शन कराने के लिए ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह से चौक चौबंद बना गया है। जी, जैसा कि आप सबको विदित है, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। आज जलाभिषेक का भी अंतिम सोमवार है, तो ये उपलक्ष्य में यहाँ पे आना हुआ है। यहाँ पे जलाभिषेक किया गया और यहाँ पे देखा गया कि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक इस पर्व को मना रहे हैं और भगवान के आगे अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहाँ पर है। उधमनगर सिंह से है, जहां पर खटिम्बा के क्षेत्र में ग्राम कुटरी पचौरिया में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बंदरों के झुंड लगातार आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों पर हमला करने के साथ साथ घरों और घरेलू सामानों का भी नुकसान करते हैं। वहीं पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया है। अब तक के 168 बंदर पकड़े जा चुके हैं, जबकि हाल ही में एक दिन में 30 से अधिक बंदरों को पकड़ा गया है। वन विभाग के अनुसार पकड़े गए बंदरों को रेस्क्यू सेंटर रानी बाग ले जाया जा रहा है, जहां उनका बगियाकरण करा करके उन्हें विभाग का कहना है कि इस कार्यवाही पर उद्देश्य बंदरों की बढ़ती संख्या और आबादी वाले क्षेत्रों में उन्हें आतंक से को नियंत्रित करना है। रेंज के अंदर बंदरों की काफ़ी दिनों से जो शिकायतें आ रही हैं, स्कूल के पास, मंदिरों के पास, अभी कुछ दिन पूर्व जो है एक महिला को काट लिया था ग्राम पंचोरिया में। तो इसमें हम मई के महीने से लगातार बंदर पकड़ रहे हैं। अभी हमने 168 बंदर पकड़े थे और कल हमने पचोरिया में और नगरा में 30 बंदर कल भी पकड़े हैं। और इनको पकड़ने के बाद यहाँ से रेस्क्यू सेंटर रानीबाग ले जाते हैं और वहाँ उनका बधियाकरण होता है और ये से अभी कार्यक्रम चल रहा है। कन्नौज से खबर है, जहां डीजे को लेकर के दो पक्षों में हुआ विवाद। कावड़ यात्रा के दौरान बज रहा था डीजे की आवाज कम करने के लिए को लेकर के हुआ है विवाद। विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, गाली गलौज व मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों ने थाने पहुंच करके पुलिस को सौंपी तहरीर। दोनों पक्षों ने कहा दूसरे पर लगाए हैं गंभीर आरोप। ठटिया थाना क्षेत्र से मुचुआपुर गाँव का मामला। खबर कन्नौज से है, जहां डीजे को लेकर के दो पक्षों में हुआ है विवाद। कावड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। डीजे की आवाज कम करने को लेकर हुआ विवाद। विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। गाली गलौज व मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर पुलिस को सौंपी तहरीर। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। खबर कन्नौज से है, जहां कावड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। मारपीट गाली गलौज के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर सौंप दी है
और एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर बलिया जिले से है, जहां दोकटी थाना क्षेत्र में बहुआरा गांव में सबदर्शन सांप के काटने का बेहद दुखद मामला सामने आया है। जहरीले सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा पसर गया है। बहुआरा गांव के निवासी बबीता देवी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है, जिससे उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने चीख पुकार मचाई और आनन फानन में इलाज के लिए महिला को सोनबरसा अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बबीता को मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद अस्पताल परिसर में मातम पसर गया और परिवार में रोना बिलखना शुरू हो गया। रात को हमारे पड़ोसी को सर्प ने काट लिया है। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस आए हैं। क्या हुआ था? सर्प ने काटा है। की बात है? लगभग 11 बजे रात को। क्या नाम है? बबीता देवी, पति मनमोहन सिंह बहुआरा। क्या उम्र है? 44-45 साल। काम कर रही थी या कहाँ? नहीं, घर में काम करने के बाद सो रही थी। सोने के दौरान तो ये सांप अब वहाँ से कहाँ लेकर आप लोग CSC सोनबरसा ले गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। खबर अमरोहा नगर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में किन्नरों के दो गुटों के बीच क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लकड़ा और कुरैशी इलाके में वर्चस्व और क्षेत्र की सीमा को लेकर के दोनों गुटों में आमने सामने आ गए हैं, जिससे किसी बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही है। लकड़ा और कुरैशी इलाके में अपने क्षेत्र का दायरा बढ़ाने को लेकर के किन्नरों के दो गुटों में पिछले 1 महीने से कई बार विवाद हो चुका है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। 2 दिनों पहले स्थिति तब और बिगड़ गई जब दोनों गुटों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में कार्यवाही करने के आरोप लगाते हुए किन्नरों ने पुलिस चौकी परिसर में जमकर हंगामा किया और जोरदार प्रदर्शन किया। कानपुर शहर के संभागीय परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलाली की लगातार मिल रही शिकायतों पर प्रशासन और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। SOG और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने RTO कार्यालय पर अचानक छापेमारी की, जिससे वहां मौजूद लोगों और दलालों में भारी अफरा तफरी मच गई है। इस औचक कार्रवाई का नेतृत्व SDM सदर अभिनव सिंह और SDO प्रभारी सुमित रामटेक ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यवाही की गोपनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए करीब 50 से 60 पुलिस कर्मियों ने RTO परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। छापेमारे से पहले ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे परिसर की बारीकी से निगरानी की गई है और पुलिस ने तात्विक कार्यवाही करते हुए RTO कार्यालय के दोनों प्रमुख गेटों को बंद कर दिया और अंदर बाहर जाने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। छापेमारी के दौरान RTO परिसर में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अवैध रूप से सक्रिय कई संदिग्ध लोगों और दलालों को मौके पर हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कार्यवाही का कारण कानपुर RTO कार्यालय में लंबे समय से दलालों के वर्चस्व और अवैध वसूली के कामकाज में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। इस बड़ी कार्यवाही से परिवहन विभाग के दलाल संस्कृति से जुड़े हुए लोगों में हड़कंप का माहौल है।
आरटीओ में सक्रिय हो चुके दलालों और व्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार को लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आरटीओ विभाग में धड़ल्ले से पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी है। मैं इस वक्त आरटीओ में मौजूद हूं और दिखा दूं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर छापेमारी करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसडीएम है और उनके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। बाकायदे जो यहाँ पे फाइलें हैं उनको चेक करा जा रहा है। एसडीएम अभिनव जैन है, ये जो यहाँ पर फाइल है उनको देख रहे हैं और बाकायदे पूछताछ कर रहे हैं कर्मचारियों से। और जैसे ही ये टीम जब आरटीओ में आती है, आरटीओ के जो मुख्य द्वार है और जो सेकंड गेट है उसको बंद कर दिया जाता है। लोगों की अफरा तफरी मच जाती है और इस पूरे आरटीओ ऑफिस में पुलिस प्रशासन सक्रिय होते हुए जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो फैल जाते हैं और यहाँ के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं। बाकायदे अंदर जो है वो छापेमारी चल रही है। जो दलाल हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दलालों का अड्डा बन चुका आरटीओ जो है एक बार फिर से अधिकारियों की रडार पर आ चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसर गया है, जिस तरीके से लोगों के बीच में हड़कंप मच गया है, पुलिस और जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। तो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में आरटीओ के उपभोक्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और देखिए क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार दिखा दूं कि एसडीएम जो हैं वो यहाँ पर हैं, बाकायदे जो आरटीओ के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर है और बाकायदे जो यहाँ के रजिस्टर हैं, दस्तावेज है, उनको खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ करी जा रही है और जो आला अफसर हैं उनसे भी पूछताछ करी जा रही है। इस तरीके की कार्रवाई से कहीं ना कहीं आरटीओ के जो उपभोक्ता है उनको एक बड़ी राहत मिलेगी और जो दलाल हैं उनसे भी आरटीओ को छुटकारा मिलेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इंद्री में कृषि विभाग की ओर से जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। मेले में कृषि विभाग से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारियों और किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी दी है। इसी दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया है। वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वाले किसानों को पुरस्कृत देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आत्मा स्कीम के तहत आज ये हमने मेला लगाया है। ऐसा ही मेला हम परसों 26 तारीख को असंदगा अनाज मंडी में लगा रहे हैं और हमारे 4 विभाग इसमें शामिल हैं आत्मा में, जैसे पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग और फिशरी विभाग, मछली विभाग और साथ साथ एग्रीकल्चर। तो किसानों को जो भी नवीनतम जानकारी है उसको दी जा रही है। अभी हमारा फोकस जैसे पूरा फोकस मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए और पानी को बचाने के लिए, तो जितनी भी हरियाणा सरकार विभाग में चला रहा है वो लगभग इसी को लेके हैं कि कैसे हम पानी को सहेजें और कैसे हम मिट्टी को उपजाऊ बनाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सही तरीके से फसल उत्पादन ले सकें। किसानों की आय डबल हो इसके लिए क्या योजना है? इसके लिए सरकार CRM पे बहुत जोर है। पराली बिकने लगी है, आप देखते होंगे पराली एक एकड़ में 3600 एकड़ की किसान बेच रहे हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती है जिसमें हमारी लागत कम आ रही है, उत्पादन ज़्यादा आ रहा है। इंद्री मंडल में जो आत्मा स्कीम है उसकी तरफ से जो कृषि मेला लगाया गया है उसमें अलग अलग विषय पे अलग अलग स्पेशलिस्ट जो एग्रीकल्चर के हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे। कहीं उन्नत बीजों के बारे में, गन्ने के उन्नत बीज के बारे में, बीमारियों के ऊपर, तो इस प्रकार से मिट्टी की परीक्षण के बारे में या अन्य सब्सिडी के बारे में जो हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम किसानों के हित में जारी की जाती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उसके लास्ट में जो है सभी से प्रश्न भी किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो जिन किसानों ने उसके सही उत्तर दिया उनको जो है आज इनाम देने का भी काम किया है। ये इनाम देने का काम किया कि इनाम इसलिए देते हैं ताकि किसानों में अपने खेती के प्रति जागृति बढ़े, बीजों के बारे में जागृति बढ़े, खादों के बारे में हमने कितना खाद कितनी मात्रा में डालना है तो उसके बारे में जागृति बढ़े, उनकी क्या फसल बोने से उनकी जो है आमदनी दोगुनी हो सकती है, इस प्रकार की जानकारी देने का काम किया। तो मैं कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे DDA, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, DHO है, अन्य साइंटिस्ट यहाँ पर आए, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ।
खबर हरिद्वार से है, जहां कनकल थाना क्षेत्र में हुई चैन स्नैचिंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात की है और आरोपी कावड़ियों के भेष में हरिद्वार आए थे और बैरागी कैंप में मौका पाकर के महिला की चैन झपटकर फरार हो गए थे। घटना के खुलासे को लेकर के पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। वहीं इसके बाद बागपत के बड़ौत और दिल्ली निवासी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा जो कि जगजीतपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी पत्नी के साथ बैरागी में जा रहे थे। उसी समय 2 लड़कों ने इनकी पत्नी से चेन छीन ली थी और जब ये सूचना मिली तो तत्काल इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, और जिसमें इंस्पेक्टर हमारे कनखल भी थे और पूरी हमारी एक टीम थी जिसमें एसओजी के द्वारा भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। सैकड़ों कैमरे देखने के बाद और टेक्निकली लीड को डेवलप करने के बाद ये 2 लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिनमें एक का नाम भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभी 3-4 मुकदमों की हमें जानकारी मिली है जो क्रमशः चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बनभूलपुरा स्थित ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में सोमवार को यूनिट टेस्ट के दौरान कुछ छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई है। एक छात्रा के चीखने चिल्लाने से बाद में अन्य छात्राएं भी घबरा गई हैं और करीब 4-5 छात्राओं में डर का माहौल बन गया है। कई छात्राएं रोते हुए घर लौट गई हैं। इसी बीच छात्राओं पर भूत प्रेत की बाधा होने की अफवाह फैली है। स्कूल प्रवक्ता नीलम ने बताया है कि मामला भूत प्रेत का नहीं बल्कि अचानक पैदा हुई घबराहट का था। स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने छुट्टी करके छात्राओं को सुरक्षित घर भेज दिया। बच्चों के और 1-2 बच्चों की तबीयत खराब थी, 11वीं क्लास की, 10th क्लास की, तो उसके चक्कर आने की वजह से थोड़ा सा उसको चक्कर वगैरह आया, चीखने चिल्लाने लगी, तो बाकी बच्चों में भी फिर ऐसे डर का माहौल हो गया। इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने फिर एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 4-5 लड़कियों में इस तरह डर का माहौल हो गया, तो इस वजह से फिर हमने छुट्टी कर दी बच्चों की। खबर देहरादून से है, जहां सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए नीति अनुसंधान और परामर्श का कार्य करता है। इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर सेतु आयोग की स्थापना की गई है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया और साक्षर आधारित और परिणाम केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया है कि आयोग 5 प्रमुख क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं कौशल विकास, अवसंरचना एवं कल्याण, शहरी एवं उपनगरीय विकास, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा डाटा एनालिसिस कर रहा है। योजनाओं और नीतियों का प्रभाव वैज्ञानिक एवं तात्विक मूल्यांकन कर डाटा एनालिसिस के जरिए सरकार को बेहतर नीति निर्माण के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। को माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और जो ये 4-5 बिंदु है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी आपको बताए, इन पे हमारा विशेष फोकस है और इनको हम करने जा रहे हैं। हम एक रिकमेंडेशन के तौर पे गवर्नमेंट को आगाह करने के लिए, विचार देने के लिए है और वो कार्य जो है वो सेतु आयोग बहुत ही तत्परता से कर रहा है। आप सब आए, आपका बहुत धन्यवाद। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में एंटी वागली सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं पर पुलिस ने घरों में सेंध मारी है, जिसके बाद 2 आरोपियों और चोरों को सामान खरीदने वाले एक रिसीवर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय मोहम्मद आरिफ, 28 वर्षीय आसफर और 26 वर्षीय
इस्माम शेख के उर्फ राजा शेख के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 42.11 ग्राम पिघला हुआ सोना, 2 देसी तमंचे और घर में सेंधमारी करने की औजार बरामद किए गए हैं। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने करीब 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसके बाद आरोपियों की पहचान हुई है। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।